Chapter 25 BNSS Evidence in Inquiries and Trials Section 307 to 336 चैप्टर 25 एविडेंस के लॉज के बारे में है जो किसी भी जुडिशियल प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर चीज़ जो हम सच मान लेते हैं वो ऑटोमेटिकली कोर्ट में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं होती। इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान लॉ डिसाइड करता है कि कौन से फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए सेक्शन 307 टू 318 ये बताता है कि एविडेंस कोर्ट में कैसे रिकॉर्ड और प्रेजेंट किए जाते हैं। पार्ट बी सेक्शन 319 टू 336 ये विटनेस के एग्जामिनेशन और कमीशन के प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है। एविडेंस को समझना और उसका सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केस का आउटकम अक्सर इसी पर डिपेंड करता है। आगे हम सेक्शन 307 से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि एविडेंस को फॉर्मली मैनेज कैसे किया जा सकता है ताकि जस्टिस इफेक्टिवली मिल सके। चलिए अब हम सेक्शन 307 को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 307 लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ये सेक्शन कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि हर कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी। मतलब ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स एक्सेट्रा अपने काम के लिए जो लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 307 Language of Courts. The state government may determine that shall be for purpose of this संहिता the language of each court within the state other than the high court. मतलब सेक्शन 307 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसके स्टेट के अंदर कोर्ट्स का ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज क्या होगा। बस हाई कोर्ट इसमें एक्सेप्शन है। मतलब अगर एक स्टेट चाहे तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदी रखे, कोई दूसरा स्टेट इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज रखे, ये उनका स्टेट डिसाइड करेगा। इसका मेन पर्पस है कि लोकल लोग और लॉयर्स इजीली समझ सकें कि कोर्ट में क्या हो रहा है। इन शॉर्ट सेक्शन 307 कोर्ट के काम को लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाता है बाय अलाउइंग स्टेट्स टू चूज एन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर देयर कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट जिसमें अलग रूल्स होते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 308 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 308 एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। सेक्शन 308 बात करता है ट्रायल के दौरान जो भी एविडेंस लिए जाते हैं वो नॉर्मली एक्यूज्ड के सामने लिए जाते हैं। अगर एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस एग्जेम्प्ट हो गई है तो उसके एडवोकेट के सामने एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, चाहे फिजिकल कोर्ट में हो या ऑडियो वीडियो मीन्स से। स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है जब विक्टिम एक वुमेन अंडर 18 हो और उस पर रेप या सेक्सुअल ऑफेंस का केस हो। उस केस में विक्टिम को एक्यूज्ड के सामने लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट एक्यूज्ड को दिया जाएगा। Let's read the section for better understanding. Section 308 Evidence to be taken in presence of accused. Except as otherwise expressly provided, all evidence taken in the course of the trial or other proceedings shall be taken in the presence of the accused or when his personal attendance is dispensed with, in the presence of his advocate, including through audio, video, electronic means, at the designated place to be notified by the state government. सेक्शन 308 का मतलब है कि जब भी किसी ट्रायल या कोर्ट प्रोसीडिंग में एविडेंस लिए जाते हैं तो वो एक्यूज्ड के सामने लिए जाने चाहिए ताकि उसे पता हो कि उसके खिलाफ क्या कहा जा रहा है। अगर कोर्ट ने एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस माफ़ कर दी हो तो उसका एडवोकेट उस समय प्रेजेंट होना चाहिए। आज के डिजिटल ज़माने में अगर एक्यूज्ड या उसके लॉयर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डेजिग्नेटेड प्लेस से अटेंड कर सकते हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। इस सेक्शन का मेन पर्पस ये है कि ट्रायल फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे और एक्यूज्ड को अपने डिफेंस का पूरा मौका मिल सके। आफ्टर दैट प्रोवाइडेड दैट वेयर द एविडेंस ऑफ अ वुमन बिलो द एज ऑफ 18 years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused. इसके अलावा जब भी किसी महिला जो 18 साल से कम उम्र की है और जिसके साथ रेप या कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है तो कोर्ट को ये ध्यान रखना होता है कि उस महिला को एक्यूज्ड के सामने डायरेक्टली फेस ना कराना पड़े। मतलब कोर्ट ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकती है जैसे अलग रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्क्रीन सेपरेशन या क्लोज्ड कोर्ट ताकि विक्टिम को डर या ट्रॉमा ना हो। लेकिन साथ ही कोर्ट ये भी इंश्योर करती है कि एक्यूज्ड के राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म ना हो।
मतलब उसे अपना डिफेंस देने का पूरा मौका मिलता है। इस प्रोविजन का मेन पर्पस है विक्टिम को साइकोलॉजिकल सेफ्टी देना और ट्रायल को फेयर और सेंसिटिव बनाना। Explanation. In this section, accused includes a person in relation to whom any proceeding under chapter 9 has been commenced under this संहिता। इस explanation के मुताबिक accused का मतलब सिर्फ उस व्यक्ति तक नहीं है जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा हो, बल्कि उस व्यक्ति को भी इंक्लूड करना है जिसके खिलाफ चैप्टर 9 के तहत कोई प्रोसीडिंग शुरू की गई हो अंडर दिस संहिता। सिंपल शब्दों में अगर किसी के खिलाफ मेंटेनेंस या फैमिली रिलेटेड प्रोसीडिंग्स लाइक वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट का मेंटेनेंस का केसेस शुरू हुए हैं चैप्टर 9 के अंडर, तो वो भी एक्यूज के कैटेगरी में आएगा इस सेक्शन के लिए। मतलब जब एविडेंस लिए जाएंगे तो उन्हें भी सेम राइट मिलते हैं कि एविडेंस उनके सामने या उनके एडवोकेट के सामने लिए जाएं, ताकि पूरी प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। इन शॉर्ट सेक्शन 308 एंश्योर करता है कि ट्रायल फेयर हो और एक्यूज को एविडेंस सुनने का और उसे चैलेंज करने का मौका भी मिले। साथ ही ये सेंसिटिव केसेस जैसे रेप विक्टिम जो 18 ईयर्स से कम हैं, उनकी डिग्निटी और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब बैलेंस मेंटेन किया गया है, एक्यूज्ड के राइट्स भी सेफ और विक्टिम की प्रोटेक्शन भी। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 309 रिकॉर्ड इन समन्स केसेस एंड इंक्वायरीज। सेक्शन 309 बात करता है समन केसेस, कुछ इंक्वायरीज और कुछ प्रोसीडिंग्स में मजिस्ट्रेट को हर विटनेस का एग्जामिनेशन के दौरान एक मेमोरेंडम बनाना होता है जो उनके एविडेंस का सार मतलब सब्सटेंस होता है, और ये कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगर मजिस्ट्रेट खुद नहीं लिख सकता तो रीजेंस रिकॉर्ड करके ओपन कोर्ट में डिक्टेशन से लिखवा सकता है। ये मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट के साइन होने के बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 309 रिकॉर्ड इन समन्स केसेस एंड इंक्वायरीज। Subsection 1. In all summons cases tried before a magistrate, in all inquiries under section 164 to 167 both inclusive, and in all proceedings under section 491 otherwise than in course of a trial, the magistrate shall, as the examination of each witness proceeds, make a memorandum of the substance of the evidence in the language of the court, provided that if the magistrate is unable to make such memorandum himself, he shall, after recording the reasons of his inability, cause such memorandum to be made in writing or from his dictation in open court. सेक्शन 309 कहता है कि जब भी सम्मन केस मजिस्ट्रेट के सामने चलता है या इंक्वायरी होती है सेक्शन 164 से 167 के बीच, जैसे कन्फेशन, स्टेटमेंट्स या इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड इंक्वायरीज, या सेक्शन 491 के अंडर कोई प्रोसीडिंग होती है जो ट्रायल के दौरान नहीं चल रही होती, तब मजिस्ट्रेट को हर विटनेस के एविडेंस का एक शॉर्ट नोट मेमोरेंडम बनाना होता है। ये मेमोरेंडम कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाता है और ये सिर्फ एविडेंस का मेन पॉइंट होता है, पूरा लिखित स्टेटमेंट नहीं। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट खुद लिखने में असमर्थ हो, आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो उसे पहले अपने रीजंस लिखने होते हैं और फिर वो मेमोरेंडम ओपन कोर्ट में लिखवा सकता है, चाहे लिखित रूप में हो या अपने डायरेक्शन से। उसके बाद ही मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट किया जाता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, सेक्शन 309 एंश्योर करता है कि सम्मन केसेस और इंक्वायरीज में हर विटनेस के स्टेटमेंट का क्लियर, शॉर्ट और वेरीफाइड रिकॉर्ड बने, ताकि बाद में रेफरेंस के लिए यूज किया जा सके और पूरी प्रोसीडिंग ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहे। आफ्टर दैट वी विल इंटरप्रेट सेक्शन 310 रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। सेक्शन 310 ये बताता है कि वारंट केसेस में हर विटनेस के एविडेंस डिटेल्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, या तो मजिस्ट्रेट खुद लिखे या फिर उसके डायरेक्शन से लिखवाया जाए, और अगर इनकैपेसिटी हो तो उनके सुपरविजन में कोई कोर्ट ऑफिसर लिखे। आज के टाइम में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी अलाउड है, लेकिन एक्यूज्ड के वकील की प्रेजेंस जरूरी है। एविडेंस नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर से ये एविडेंस ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 310 रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। सबसेक्शन 1 इन ऑल वारंट केसेस ट्राइड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस shall, as his examination proceeds, be taken down in writing, either by the magistrate himself or by his direction in open court, or where he is unable to do so owing to a physical or other incapacity, under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in his behalf.
सेक्शन 310 कहता है कि जब भी वारंट केस मजिस्ट्रेट के सामने चलता है तो हर विटनेस के एविडेंस को उसके एग्जामिनेशन के दौरान लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ये लिखने का काम मजिस्ट्रेट खुद कर सकता है या अपने डिक्टेशन से ओपन कोर्ट में लिखवा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट किसी फिजिकल या दूसरी इनकैपेसिटी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, इंजरी एक्सेट्रा की वजह से खुद लिख नहीं सकता तो वो अपने डायरेक्शन और सुपरविजन में कोर्ट के किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है जो एविडेंस लिखे। आफ्टर दैट, proviso provided that evidence of a witness under this subsection may also be recorded by audio video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of the offense। इसके प्रोविजो कहते हैं कि विटनेस का एविडेंस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि एक्यूज्ड के एडवोकेट की प्रेजेंस में ही ऐसा हो ताकि प्रोसेस फेयर रहे। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, where the magistrate causes the evidence to be taken down, he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reasons referred to in subsection 1। अगर मजिस्ट्रेट खुद एविडेंस लिखने में असमर्थ रही तो उसे एक सर्टिफिकेट रिकॉर्ड कराना होता है जिसमें लिखा होता है कि किस वजह से उसने खुद एविडेंस नहीं लिखे। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, such evidence shall ordinarily be taken down in the form of a narrative, but the magistrate may in his discretion taken down or caused to be taken down any part of such evidence in the form of question and answer। मतलब एविडेंस नॉर्मली नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब स्टोरी टाइप फॉर्मेट में, जैसे विटनेस ने बताया वैसे, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी लिख सकता है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 4, द एविडेंस टू टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब फाइनली जो एविडेंस लिखा गया है उस पर मजिस्ट्रेट अपने साइन करता है और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 310 एंश्योर करता है कि वारंट केसेस में सभी एविडेंस प्रॉपरली लिखित, वेरीफाइड और ऑथेंटिक रिकॉर्ड बने, चाहे मैनुअली लिखा जाए या फिर वीडियो रिकॉर्डेड, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ट्रांसपेरेंट और रिलायबल रहे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 311, रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 311 बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में विटनेस का एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ये एंश्योर करता है कि हर विटनेस का बयान प्रॉपरली जज की सुपरविजन में लिखित फॉर्म में हो। एविडेंस यूजुअली नैरेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, लेकिन जज चाहे तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी रिकॉर्ड करवा सकता है। जो एविडेंस रिकॉर्ड में लिए गए हैं उस पर जज का सिग्नेचर होता है, जिससे ये ट्रायल का ऑफिशियल पार्ट बन जाता है। इससे प्रोसीडिंग एक्यूरेट और ऑथेंटिक बनती है। Let's read the section for better understanding. Section 311, record in trial before court of session. Subsection 1, in all trials before a court of session, the evidence of each witness shall, as his examination proceeds, be taken down in writing, either by the presiding judge himself or by his dictation in open court, or under his discretion and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf। सेक्शन 311 कहता है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन में कोई ट्रायल चलता है तो हर विटनेस के एविडेंस को उसके एग्जामिनेशन के दौरान लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ये काम जज खुद कर सकता है या अपने डिक्टेशन से ओपन कोर्ट में लिखवा सकता है, या फिर अपने डिक्टेशन और सुपरविजन में कोर्ट के किसी ऑफिसर से लिखवा सकता है जिसे उसने इस काम के लिए अपॉइंट किया हो। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, such evidence shall ordinarily be taken down in the form of a narrative, but the presiding judge may, in his discretion, take down or cause to be taken down any part of such evidence in the form of question and answer। मतलब एविडेंस को आम तौर पर नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब विटनेस ने जो बोला है उसको कंटिन्यूअसली, लाइक अ स्टोरी बोर्ड एंड स्टोरी रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर जज चाहे तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी लिख सकता है, जैसे पूछताछ का एग्जैक्ट वर्ड्स नोट करने हो तो। After that, subsection 3, the evidence so taken down shall be signed by the presiding judge and shall form part of the record। मतलब जब एविडेंस पूरा लिख लिया जाता है तो उस पर प्रिजाइडिंग जज अपना सिग्नेचर करता है और ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड का एक पार्ट बन जाता है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 311 एंश्योर करता है कि सेशन कोर्ट के ट्रायल्स में जो भी एविडेंस दिए जाएं वो सही तरीके से लिखित, वेरीफाई और प्रिजर्व किए जाएं, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड रहे और प्रोसीडिंग फेयर और ट्रांसपेरेंट बनी रहे। आफ्टर दैट, सेक्शन 312, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। सेक्शन 312 बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट के ट्रायल में एविडेंस का रिकॉर्ड किस लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर विटनेस कोर्ट की लैंग्वेज में एविडेंस देता है तो वही लैंग्वेज यूज होगी। अगर विटनेस किसी और लैंग्वेज में एविडेंस देता है
तो प्रैक्टिकेबल हो तो उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जा सकता है, या फिर उसका ट्रू ट्रांसलेशन कोर्ट की लैंग्वेज में बनाया जाएगा। ट्रांसलेशन जज या मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर के साथ रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। अगर एविडेंस इंग्लिश में लिए गए हैं और पार्टीज को ट्रांसलेशन नहीं चाहिए तो कोर्ट ट्रांसलेशन डिस्पेंस कर सकता है। Let's read the section for better understanding. Section 312 Language of Record of Evidence. In every case where evidence is taken down under Section 310 or Section 311, A. If the witness gives evidence in the language of the court, it shall be taken down in that language. सेक्शन 312 कहता है कि जब भी एविडेंस सेक्शन 310 वारंट केसेस या सेक्शन 311 सेशन ट्रायल्स के अंडर रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसका लैंग्वेज कैसे हैंडल करना है, इसका क्लियर रूल्स दिया गया है। अगर विटनेस कोर्ट की लैंग्वेज में एविडेंस देता है तो उसका स्टेटमेंट उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, सिंपल। आफ्टर दैट बी, इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, इट मे इफ प्रैक्टिकेबल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज, एंड इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू सो, a true translation of the evidence in the language of the court shall be prepared as the examination of the witness proceeds, signed by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record. क्लॉज बी कहता है अगर विटनेस किसी और लैंग्वेज में बोलता है तो अगर पॉसिबल हो एविडेंस उसी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, और अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब लिखना मुश्किल हो रहा है, तो उस वक्त ही एक सही ट्रांसलेशन कोर्ट की लैंग्वेज में बनाई जाएगी जो मजिस्ट्रेट या जज के साइन से वेरीफाई होगी और रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगी। आफ्टर दैट क्लॉज सी, वेयर अंडर क्लॉज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन अ लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अ ट्रू ट्रांसलेशन देयरऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, साइंड बाय द मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, provided that when under clause B evidence is taken down in English and the translation thereof in the language of the court is not required by any of the parties, the court may dispense with such translation. मतलब अगर एविडेंस किसी और लैंग्वेज में लिखा गया हो अदर देन कोर्ट्स लैंग्वेज तो उसका ट्रांसलेशन कोर्ट की लैंग्वेज में जितनी जल्दी हो सके बनाया जाएगा। उस पर जज या मजिस्ट्रेट के साइन होंगे और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। इसके प्रोविजो कहते हैं कि अगर एविडेंस इंग्लिश में लिखा गया है और किसी पार्टी ने ट्रांसलेशन की डिमांड नहीं की है तो कोर्ट ट्रांसलेशन बनवाने से छूट दे सकता है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 312 एंश्योर करता है कि हर एविडेंस सही लैंग्वेज में लिखा, समझा और प्रिजर्व किया जाए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस ट्रांसलेशन ना हो और पूरी प्रोसीडिंग क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनी रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 313 प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। सेक्शन 313 बात करता है कि जब किसी विटनेस का एविडेंस सेक्शन 310 या 311 के अंडर कंप्लीट हो जाता है तो उसके एविडेंस विटनेस को रीड ओवर करना जरूरी है। ये प्रोसीजर विटनेस के समझ और करेक्शन के लिए है। अगर विटनेस किसी पार्ट को गलत बताता है तो जज या मजिस्ट्रेट उस ऑब्जेक्शन का मेमोरेंडम बनाते हैं और जरूरत पड़े तो अपने रिमार्क्स भी ऐड करते हैं। अगर रिकॉर्ड विटनेस की समझ की लैंग्वेज में नहीं है तो उसे इंटरप्रेट करके समझाया जाएगा। Let's read this section and understand it. Section 313 Procedure in regard to such evidence when completed. Subsection 1. As the evidence of each witness taken under Section 310 or Section 311 is completed, it shall be read over to him in the presence of the accused, if in attendance or of his advocate, if he appears by an advocate, and shall if necessary be corrected. सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वो सेक्शन 310 वारंट केस के अंडर हो या सेक्शन 311 सेशन ट्रायल के अंडर, तो उसके बाद उस एविडेंस को विटनेस को दोबारा पढ़कर सुनाया जाता है। और ये काम एक्यूज्ड के सामने अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है या उसके एडवोकेट के सामने किया जाता है। अगर पढ़ने के बाद भी विटनेस को लगे कि स्टेटमेंट में कुछ गलती है तो उसे करेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, if the witness denies the correctness of any part of the evidence, when the same is read over to him, the magistrate or presiding judge may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks necessary. सेक्शन 313 सबसेक्शन 2 बात करता है अगर विटनेस किसी पार्ट के करेक्टनेस को डिनाई करता है, मतलब कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था या ये गलत लिखा गया है, तो मजिस्ट्रेट या जज एविडेंस को चेंज करने की बजाय उस पर एक नोट मेमोरेंडम लिख सकते हैं जिसमें विटनेस का ऑब्जेक्शन मेंशन किया जाता है और साथ ही जज अपनी नेसेसरी रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3,
If the record of the evidence is in the language different from that in which it has been given, and the witness does not understand that language, the record shall be interpreted to him in the language in which it was given, or in the language which he understands. सबसेक्शन 3 बात करता है अगर रिकॉर्डेड एविडेंस उस लैंग्वेज में लिखे गए हैं जो विटनेस नहीं समझता, तो कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि वो रिकॉर्ड को उस लैंग्वेज में इंटरप्रेट करे जिसमें विटनेस ने ओरिजिनली बोला था, या उस लैंग्वेज में जिसे विटनेस समझता हो। इन शॉर्ट सेक्शन 313 इंश्योर करता है कि विटनेस के स्टेटमेंट का सही और फेयर रिकॉर्ड रखा जाए और कोई भी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जा सके, ताकि कोर्ट के पास एक्यूरेट और वेरीफाइड एविडेंस रहें और ट्रायल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। आफ्टर दैट सेक्शन 314 इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। सेक्शन 314 डील करता है कि जब एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स ऐसी लैंग्वेज में हों जो एक्यूज्ड या उसके एडवोकेट को समझ ना आए, तो उन्हें ओपन कोर्ट में इंटरप्रेट करना जरूरी है। एक्यूज्ड या एडवोकेट को अपनी समझ की लैंग्वेज में एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। कोर्ट डिसाइड करती है कि डॉक्यूमेंट्स का कितना पार्ट इंटरप्रेट करना नेसेसरी है। ये इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड और एडवोकेट ट्रायल प्रोसेस को प्रॉपरली समझ सकें और अपनी डिफेंस कर सकें। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 314 इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। सबसेक्शन 1 whenever any evidence is given in a language not understood by the accused and he is present in court in person, it shall be interpreted to him in open court in the language understood by him. सेक्शन 314 सबसेक्शन 1 बात करता है कि जब भी कोर्ट में एविडेंस दिए जाते हैं किसी ऐसी लैंग्वेज में जो एक्यूज्ड को समझ नहीं आती और एक्यूज्ड पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट है, तो उस एविडेंस को ओपन कोर्ट में उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाना चाहिए जो एक्यूज्ड समझता हो। मतलब एक्यूज्ड को पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या कहा जा रहा है, ताकि वो अपनी डिफेंस इफेक्टिवली कर सके। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 if he appears by an advocate and the evidence is given in a language other than the language of the court and not understood by the advocate, it shall be interpreted to such advocate in that language. मतलब अगर एक्यूज्ड अपने एडवोकेट के थ्रू अपीयर हो रहा है और एविडेंस कोर्ट की लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में दिए गए हैं, से एडवोकेट समझता नहीं है, तो कोर्ट उस एविडेंस को एडवोकेट के लिए भी इंटरप्रेट करेगी ताकि वो केस को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 when documents are put for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the court to interpret as much thereof as appears necessary. सबसेक्शन 3 बात करता है जब डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल प्रूफ के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, ना कि फुल रीडिंग के लिए, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होती है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स का जितना पार्ट समझना जरूरी है उतना ही इंटरप्रेट करे। सिंपल शब्दों में सेक्शन 314 इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड और उसका लॉयर दोनों एविडेंस को क्लियरली समझ सकें, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, ताकि ट्रायल फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड हो। आफ्टर दैट सेक्शन 315 रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डेमिनर ऑफ विटनेस। सेक्शन 315 बताता है कि जब जज या मजिस्ट्रेट किसी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्हें विटनेस के डेमिनर मतलब बिहेवियर, कंडक्ट, एटीट्यूड के बारे में भी रिमार्क्स लिखने चाहिए अगर वो मटेरियल लगे। इसका मतलब ये है कि एक्यूज्ड का बिहेवियर ट्रायल में उसकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी जज करने में हेल्प करता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 315 रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डेमिनर ऑफ विटनेस। When a presiding judge or magistrate has recorded the evidence of a witness, he shall also record such remarks, if any, as he thinks material respecting the demeanor of such witness whilst under examination. सेक्शन 315 कहता है कि जब भी जज या मजिस्ट्रेट किसी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड करता है, तो वो चाहे तो उस विटनेस के डेमिनर यानी उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के बारे में अपने रिमार्क्स लिख सकता है अगर उसे लगे कि ये बात केस के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंपल शब्दों में डेमिनर का मतलब है विटनेस का तरीका जिसमें वो कोर्ट में जवाब दे रहा है, जैसे वो कॉन्फिडेंट था या घबरा रहा था, सच बोलता हुआ लग रहा था या झिझक रहा था, आंख मिलाने से बच रहा था या बहुत नेचुरल लग रहा था। ये रिमार्क्स जज के पर्सनल ऑब्जर्वेशन होते हैं जो कोर्ट को लेटर स्टेज पर विटनेस की क्रेडिबिलिटी समझाने में मदद करते हैं। तो सेक्शन 315 का मेन पर्पस है कि जज या मजिस्ट्रेट अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करे जब विटनेस स्टेटमेंट दे रहा हो, ताकि एविडेंस के साथ साथ उसके बिहेवियर भी कंसिडर किया जा सके, क्योंकि कई बार ट्रुथ और लाई का फर्क डेमिनर से समझ आता है।
After that, Section 316, Record of Examination of Accused. Section 316 बताता है कि जब भी accused का एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन में होता है तो पूरा एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करना जरूरी है। इसमें हर क्वेश्चन और आंसर इंक्लूड होंगे। रिकॉर्ड ऑफ एक्यूज्ड को दिखाया या रीड कराया जाएगा और अगर वो अपना लैंग्वेज नहीं समझता तो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की जाएगी। एक्यूज्ड अपने आंसर्स एक्सप्लेन या ऐड कर सकता है। रिकॉर्ड को एक्यूज्ड और जज या मजिस्ट्रेट दोनों साइन करेंगे और जज या मजिस्ट्रेट सर्टिफाई करेंगे कि रिकॉर्ड ट्रू और कंप्लीट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन के केस में सिग्नेचर 72 आवर्स के अंदर लिए जाएंगे। ये सेक्शन समरी ट्रायल में अप्लाई नहीं होता। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 316, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। Subsection 1. Whenever the accused is examined by any magistrate or by a court of session, the whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full by the presiding judge or a magistrate himself, or where he is unable to do so owing to a physical or other incapacity, under his discretion and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf. सेक्शन 316 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी एक्यूज का एग्जामिनेशन यानी उससे सवाल और जवाब मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने होते हैं तो उनके पूरे क्वेश्चन और आंसर्स को लिखित रूप में रिकॉर्ड करना जरूरी है। ये रिकॉर्डिंग जज या मजिस्ट्रेट खुद करेंगे या अगर वो किसी फिजिकल या दूसरी इनकैपेसिटी की वजह से खुद नहीं कर सकते तो वो अपने डिस्क्रिशन और सुपरविजन में कोर्ट के किसी ऑफिसर को उससे लिखवा भी सकते हैं। After that, subsection 2, the record shall, if practicable, be in the language in which the accused is examined, or if that is not practicable, in the language of the court. सबसेक्शन 2 कहता है कि ये रिकॉर्ड आइडियली उसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिसमें एक्यूज्ड को एग्जामिन किया गया है, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। After that, subsection 3, the record shall be shown or read to the accused, or if he does not understand the language in which it is written, shall be interpreted to him in a language which he understands, and he shall be at liberty to explain or add to his answers. सबसेक्शन 3 कहता है कि जब पूरा रिकॉर्ड लिख लिया जाता है तो उसे एक्यूज्ड को दिखाया या पढ़कर सुनाया जाता है। अगर एक्यूज्ड को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती तो रिकॉर्ड को उसकी समझ वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताया जाता है। उसके बाद एक्यूज्ड को अपने जवाब को एक्सप्लेन या ऐड करने की फ्रीडम होती है, मतलब वो कुछ क्लैरिटी करना चाहे तो कर सकता है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 4, इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाय द एक्यूज्ड एंड बाय द मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज, हु शैल सर्टिफाई under his own hand that the examination was taken in his presence and hearing, and that the record contains a full and the true account of the statement made by the accused. मतलब फिर वो रिकॉर्ड एक्यूज्ड और जज या मजिस्ट्रेट दोनों के सिग्नेचर से वेरीफाई होता है। जज अपने साइन के साथ क्लैरिफाई करता है कि ये एग्जामिनेशन उसके सामने हुआ है और रिकॉर्ड पूरी तरह से सही और ट्रूथफुल है। आफ्टर दैट, प्रोविजो, provided that where the accused is in custody and is examined through electronic communication, his signature shall be taken within 72 hours of such examination. मतलब अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है और उसका एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वीडियो कॉल के थ्रू हुआ है तो उसके सिग्नेचर 72 आवर्स के अंदर लिए जाएंगे। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 5, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ अ समरी ट्रायल। सबसेक्शन 5 कहता है कि लास्ट में ये सेक्शन क्लैरिफाई करता है कि ये प्रोसीजर समरी ट्रायल जो छोटे ऑफेंसेस के लिए होते हैं सिंप्लीफाइड प्रोसेस के साथ पर अप्लाई नहीं होता। इन शॉर्ट, सेक्शन 316 एंश्योर करता है कि एक्यूज के स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही, कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन, डिस्प्यूट या मैनिपुलेशन ना हो और पूरा प्रोसेस फेयर और लीगली साउंड रहे। After that, section 317, interpreter to be bound to interpret truthfully. सेक्शन 317 बताता है कि जब भी किसी क्रिमिनल कोर्ट को एविडेंस या स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रेटर की जरूरत हो तो इंटरप्रेटर सच और एक्यूरेट ट्रांसलेशन देने के लिए बाउंड है। इंटरप्रेटर का काम सिर्फ ट्रांसलेशन का है और उसको फॉल्स या गलत इंटरप्रिटेशन देना मना है। Let's read the section for better understanding. Section 317, interpreter to be bound to interpret truthfully. When the services of an interpreter are required by any criminal court for the interpretation of any evidence or statement, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence or statement.
सेक्शन 317 कहता है कि भी किसी क्रिमिनल कोर्ट को इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, यानी जब कोर्ट में एविडेंस या स्टेटमेंट ऐसी लैंग्वेज में दिए जा रहे हों जो जज, लॉयर या एक्यूज्ड के और जस्टिस प्रोसेस फेयर रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 318 रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट। सेक्शन 318 बताता है कि हाई कोर्ट अपने जनरल रूल्स के थ्रू डिसाइड कर सकती है कि विटनेसेस की एविडेंस और एक्यूज्ड के एग्जामिनेशन कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। हाई कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही एविडेंस और एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 318 रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट। एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल prescribe the manner in which the evidence of the witnesses and the examination of the accused shall be taken down in cases coming before it, and such evidence and examination shall be taken down in accordance with such rule. सेक्शन 318 कहता है कि हाई कोर्ट अपने केसेस के लिए एक जनरल रूल बना सकती है जिसमें यह डिसाइड किया जाए कि विटनेसेस के एविडेंस और एक्यूज्ड के एग्जामिनेशन कैसे लिखे जाएंगे। मतलब हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो अपने हिसाब से प्रोसीजर और फॉर्मेट तय करे, चाहे लिखित फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी स्पेसिफिक स्टाइल में। फिर जब भी कोई केस हाई कोर्ट के सामने आता है तो एविडेंस और एग्जामिनेशन उसी रूल के हिसाब से रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कोर्ट ने प्रेस्क्राइब किया है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 318 इंश्योर करता है कि हाई कोर्ट के पास अपना यूनिफॉर्म सिस्टम रिकॉर्डिंग एविडेंस हो ताकि हर केस में क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग बनी रहे और प्रोसीडिंग्स फेयर और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल सकें। After that, Part B, Commission for the Examination of Witness. Section 319, when attendance of the witness may be dispensed with and commission issued. Section 319 कहता है कि अगर किसी ट्रायल या इंक्वायरी में विटनेस का एग्जामिनेशन नेसेसरी हो लेकिन उसकी अटेंडेंस प्रोड्यूस करना डिले, एक्सपेंस या इनकन्वीनियंस क्रिएट करे जो अनरीजनेबल हो, तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट विटनेस की पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकती है और कमीशन इशू कर सकता है उसके एग्जामिनेशन के लिए। स्पेशली हाई प्रोफाइल अथॉरिटीज जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी के केस में कमीशन मैंडेटरी है। प्रोसिक्यूशन के विटनेस के लिए कमीशन इशू करते वक्त कोर्ट एक्यूज्ड के एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवोकेट फीस प्रोसिक्यूशन से रिकवर कर सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 319, when attendance of the witness may be dispensed with and commission issued. Subsection 1, whenever in the course of any inquiry, trial or other proceedings under this Sanhita, it appears to a court or magistrate that the examination of a witness is necessary for ends of justice, and that the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstances of the case would be unreasonable, the court or magistrate may dispense with the such attendance and may issue a commission for the examination of witness in accordance with the provisions of this chapter. सेक्शन 319 कहता है कि अगर किसी इंक्वायरी, ट्रायल या किसी और प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट को लगे कि किसी विटनेस के एविडेंस लेने जरूरी हैं जस्टिस के लिए, लेकिन उस विटनेस को कोर्ट में बुलाना मुश्किल है, जैसे उसके आने में ज़्यादा डिले, खर्चा या इनकन्वीनियंस हो जो अनरीजनेबल समझा जाता है, तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट उसकी पर्सनल अटेंडेंस को माफ़ या डिस्पेंस कर सकता है और उसके लिए कमीशन इशू कर सकता है। मतलब कोर्ट एक ऑर्डर निकालता है जिसमें किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर को अलो किया जाता है कि वो उस विटनेस का स्टेटमेंट या एविडेंस उस जगह जाकर रिकॉर्ड करे जहां वो विटनेस है, ताकि केस आगे बढ़ सके बिना उसके पर्सनली कोर्ट में आए। आफ्टर दैट, प्रोविजो provided that where the examination of the president or the vice president of India or the governor of a state or the administrator of a union territory as a witness is necessary for the ends of justice, a commission shall be issued for the examination of such a witness. प्रोविजो बात करता है कि अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जामिनेशन जरूरी हो तो उनके लिए डायरेक्ट कमीशन इशू करना मैंडेटरी है, उन्हें कोर्ट में पर्सनली बुलाया नहीं जाएगा। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, द कोर्ट में व्हेन इशूइंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन डायरेक्ट दैट सच अमाउंट्स एज द कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्यूज्ड इंक्लूडिंग द एडवोकेट्स फीस बी पेड टू द प्रोसिक्यूशन। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर विटनेस का कमीशन प्रोसिक्यूशन के कहने पर इशू हुआ है तो कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकती है कि एक्यूज्ड का खर्चा इंक्लूडिंग लॉयर्स फीस प्रोसिक्यूशन द्वारा चुकाई जाए, जितना अमाउंट कोर्ट रीजनेबल समझे।
सिंपल शब्दों में सेक्शन 319 इंश्योर करता है कि अगर किसी विटनेस को कोर्ट बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल हो तो भी जस्टिस डिले ना हो, उसकी स्टेटमेंट कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है और प्रोसेस फेयर रहे दोनों पार्टीज के लिए। आफ्टर दैट सेक्शन 320 कमीशन टू होम टू बी इशूड। सेक्शन 320 बात करता है कि जब कोर्ट कमीशन इशू करता है किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए तो वो कमीशन किसको इशू किया जाए, ये डिपेंड करता है कि विटनेस कहाँ लोकेटेड है। अगर विटनेस संहिता के टेरिटरी में है तो कमीशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डायरेक्टेड होगा। अगर विटनेस इंडिया में है लेकिन संहिता के एरिया में नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई किया गया कोर्ट या ऑफिसर को कमीशन इशू होगा। अगर विटनेस इंडिया के बाहर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अरेंजमेंट्स के हिसाब से कमीशन इशू होगा और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू एविडेंस लिए जाएंगे। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 320 कमीशन टू होम टू बी इशूड। सबसेक्शन 1 if the witness is within the territories to which the Sanhita extends, the commission shall be directed to the chief judicial magistrate within whose local jurisdiction the witness is to be found. सेक्शन 320 ये बताता है कि जब कोर्ट डिसाइड कर लेती है कि विटनेस को बुलाना मुश्किल है और उसके लिए कमीशन इशू करना है तो वो कमीशन भेजना कहाँ है, यानी किस अथॉरिटी को भेजना चाहिए। सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर विटनेस इंडिया के उस एरिया में है जहाँ ये संहिता अप्लाई होती है तो कमीशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसके एरिया में वो विटनेस रहता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 इफ द विटनेस इज इन इंडिया but in a state or an area to which the Sanhita does not extend, the commission shall be directed to such court or officer as the central government may by notification specify in this behalf. सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 के मुताबिक अगर विटनेस इंडिया के किसी ऐसे स्टेट या एरिया में है जहां BNSS अप्लाई नहीं होती तो कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से उस कोर्ट या ऑफिसर को भेजा जाएगा जिसे सरकार ने ऑथोराइज किया हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 if the witness is in a country or place outside India and arrangements have been made by the central government with the government of such country or place for taking the evidence of witnesses in relation to criminal matters, the commission shall be issued in such form directed to such court or officer and sent to such authority for transmission as the central government may by notification prescribed in this behalf. सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर विटनेस फॉरेन कंट्री इंडिया के बाहर में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस कंट्री के साथ अरेंजमेंट किए हुए हैं कि क्रिमिनल केसेस में एविडेंस लेने का तो कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और रूल के हिसाब से इशू किया जाएगा। वो किस कोर्ट या ऑफिसर को भेजना है और किस अथॉरिटी के थ्रू फॉरवर्ड करना है ये सब नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। इन सिंपल वर्ड सेक्शन 320 का मेन पर्पस ये क्लियर करना है कि विटनेस के लोकेशन के बेसिस पर कमीशन किस अथॉरिटी को भेजना है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, किसी एक्सक्लूडेड एरिया में हो या फॉरेन कंट्री में। इससे प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड, लीगल और इंटरनेशनली वैलिड रहता है। आफ्टर दैट सेक्शन 321 एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। सेक्शन 321 बताता है कि जब कोर्ट किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करता है तो उस कमीशन को एग्जीक्यूट कराना जरूरी है। एग्जीक्यूशन का काम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या उसके अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट का होता है। ये इंश्योर करता है कि एविडेंस प्रॉपर और लीगली वैलिड मैनर में ट्रायल रिकॉर्ड में शामिल हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 321 एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। अपॉन रिसीट ऑफ द कमीशन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट or such magistrate as he may appoint in this behalf shall summon the witness before him or proceed to the place where the witness is and shall take down his evidence in the same manner and may for this purpose exercise the same powers as in trials of warrant cases under this संहिता। सेक्शन 321 कहता है कि जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कमीशन आता है यानी कोर्ट ने उसे ऑथोराइज किया है कि किसी विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो CGM खुद या कोई मजिस्ट्रेट जिसे वो अपॉइंट करे उस विटनेस को बुलाएगा, सम्मन करेगा या जरूरत हो तो उस जगह खुद जाकर उसका एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। ये एविडेंस वैसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे वारंट केस के ट्रायल में होते हैं, मतलब पूरे लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए क्वेश्चन आंसर्स लिखे जाएंगे और मजिस्ट्रेट के पास वैसे ही पावर्स होंगी जैसे उसके पास एक रेगुलर ट्रायल के दौरान होती हैं, जैसे सम्मन, ओथ लेना, विटनेस को क्वेश्चन करना एक्सेट्रा। सिंपल शब्दों में सेक्शन 321 इंश्योर करता है कि जब किसी विटनेस का कमीशन के थ्रू एविडेंस लिया जाता है
तो वो पूरी तरह से लीगल और वैलिड प्रोसेस से हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोर्ट के अंदर होता है, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी और फेयरनेस मेंटेन रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 322 पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस। सेक्शन 322 बताता है कि जब किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू होता है तो ट्रायल में इन्वॉल्व पार्टीज भी विटनेस को एग्जामिन कर सकती हैं। पार्टीज अपने क्वेश्चंस, इंटेरोगेटरीज कोर्ट या मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर सकती है, जो मजिस्ट्रेट या ऑफिसर को विटनेस से पूछने के लिए रेलेवेंट लगे। इससे इंश्योर होता है कि ट्रायल में पार्टीज के राइट टू एग्जामिन मेंटेन रहें। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 322 पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस। Subsection 1. The parties to any proceeding under this Sanhita in which a commission is issued may respectively forward any interrogatories in writing, which the court or magistrate directing the commission may think relevant to the issue, and it shall be lawful for the magistrate, court, or officer to whom the commission is directed, or to whom the duty of executing it is delegated, to examine the witness upon such interrogatories. सेक्शन 322 कहता है कि जब किसी केस में कमीशन इशू किया गया हो किसी विटनेस को एग्जामिनेशन के लिए, तो केस के दोनों पार्टीज यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को ये राइट होते हैं कि वो अपने इंटेरोगेटरीज रिटन क्वेश्चंस कोर्ट या मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। कोर्ट या मजिस्ट्रेट उन क्वेश्चंस को देखेगा और अगर उन्हें लगे कि वो रेलेवेंट हैं केस के इशू से, तो वो कमीशन एग्जीक्यूट करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट या ऑफिसर को ऑथोराइज करेगा कि वो विटनेस से उन्हीं क्वेश्चंस पर एग्जामिनेशन करे। After that, subsection 2. Any such party may appear before such magistrate, court or officer by an advocate, or if not in custody, in person, and may examine, cross-examine and re-examine the said witnesses. Subsection 2 के मुताबिक दोनों पार्टीज चाहे अपने एडवोकेट के थ्रू या अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है तो खुद पर्सनली उस मजिस्ट्रेट, कोर्ट या ऑफिसर के सामने अपीयर कर सकते हैं और विटनेस को एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोर्ट के अंदर नॉर्मल ट्रायल के दौरान होता है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 322 इंश्योर करता है कि कमीशन के जरिए भी फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स फॉलो हों और दोनों पार्टीज को इक्वल मौका मिले अपने सवाल पूछने और विटनेस के स्टेटमेंट को टेस्ट करने का। आफ्टर दैट सेक्शन 323 रिटर्न ऑफ कमीशन। सेक्शन 323 बताता है कि जब भी किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू होता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो कमीशन रिटर्न करना जरूरी है इशूइंग कोर्ट या मजिस्ट्रेट को। रिटर्न के साथ विटनेस की डिपोजिशन भी अटैच होगी। ये डिपोजिशन पार्टीज के लिए ओपन होती हैं इंस्पेक्शन के लिए और दोनों पार्टीज केस में एविडेंस के रूप में रीड कर सकती हैं। अगर डिपोजिशन सेक्शन 27 की कंडीशंस फुलफिल करती हैं तो उससे सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। Let's read the section for better understanding. Section 323 Return of Commission. Subsection 1. After any commission issued under Section 319 has been duly executed, it shall be returned together with the deposition of the witness examined thereunder to the court or magistrate issuing the commission. And the commission, the return thereto, and the deposition shall be open at all reasonable times to inspection of the parties, and may, subject to all just exceptions, be read in evidence in the case by either party, and shall form part of the record. सेक्शन 323 कहता है कि जब भी सेक्शन 319 के तहत इशू किया गया कमीशन यानी किसी विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का ऑर्डर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके पूरे रिकॉर्ड जिसमें कमीशन, विटनेस के डिपोजिशन मतलब स्टेटमेंट्स और उसका रिटर्न रिपोर्ट शामिल होता है, उस कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया जाता है जिन्होंने वो कमीशन इशू किया था। ये डॉक्यूमेंट्स कमीशन, रिटर्न और डिपोजिशन दोनों पार्टीज के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं, मतलब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों उन्हें रीजनेबल टाइम पर देख सकते हैं और ये रिकॉर्ड्स अगर उनमें कोई लीगल ऑब्जेक्शन, जस्ट एक्सेप्शन नहीं है तो केस के एविडेंस के तौर पर यूज किए जा सकते हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन करे या डिफेंस, ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट बन जाते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 Any deposition so taken, if it satisfies the conditions specified by the Section 27 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, may also be received in evidence at any subsequent stage of the case before another court. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर विटनेस का ये डिपोजिशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 27 में दिए गए कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उससे केस के किसी भी आगे के स्टेज पर और चाहे वो किसी दूसरी कोर्ट के सामने हो एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 323 इंश्योर करता है कि जब किसी विटनेस के स्टेटमेंट कमीशन के जरिए
लिए गए हों तो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व, एक्सेसिबल और लीगली एडमिसिबल रहे ताकि ट्रायल फेयर और कंप्लीट हो। आफ्टर दैट सेक्शन 324 एडजमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 324 बताता है कि जब किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू होता है सेक्शन 319 के अंदर, तो ट्रायल, इंक्वायरी या प्रोसीडिंग को एडजर्न किया जा सकता है। एडजर्नमेंट के स्पेसिफाइड टाइम रीजनेबल होना चाहिए ताकि कमीशन एग्जीक्यूट हो सके और रिटर्न आ जाए। Let's read the section for better understanding. Section 324 Adjournment of proceeding. In every case in which a commission is issued under Section 319, the inquiry, trial or other proceeding may be adjourned for a specified time reasonably sufficient for the execution and return of the commission. सेक्शन 324 कहता है कि जब भी सेक्शन 319 के तहत कमीशन इशू किया जाता है, यानी किसी विटनेस के स्टेटमेंट कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड करने का ऑर्डर दिया गया है, तो कोर्ट को ये पावर है कि वो अपनी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग को टेम्परेरी एडजर्न कर दे। एडजर्नमेंट के ड्यूरेशन रीजनेबल टाइम के लिए होगा जो सफिशिएंट हो कमीशन एग्जीक्यूट करने के लिए और वापस सबमिट करने के लिए। मतलब ट्रायल तब तक कंटिन्यू नहीं होगा जब तक विटनेस के एविडेंस कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड नहीं हो जाते, ताकि पूरा एविडेंस फेयर और कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड हो। सिंपल शब्दों में सेक्शन 324 इंश्योर करता है कि ट्रायल के दौरान कमीशन के एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर टाइम मिले और केस का प्रोसेस स्मूथ और लीगली प्रॉपर रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 325 एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस। सेक्शन 325 बात करता है कि जब फॉरेन कमीशंस या कमीशन इशूड बाय कोर्ट, जजेस या मजिस्ट्रेट्स आउटसाइड द यूजुअल संहिता जुडिक्शन हो, तो उनके एग्जीक्यूशन और रिटर्न के लिए सेक्शन 321, 322 और 323 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। इसका मतलब है कि फॉरेन और आउट ऑफ जुडिक्शन कमीशंस का प्रोसीजर डोमेस्टिक कमीशन के जैसे ही फॉलो होगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 325 एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस। Subsection 1 The provisions of Section 321 and so much of Section 322 and Section 323 as relate to the execution of a commission and its return shall apply in respect of commissions issued by any of the court, judges or magistrate hereinafter mentioned as that apply to the commission issued under Section 319. Section 325 कहता है कि जब किसी केस में फॉरेन कमीशन यानी इंडिया के बाहर या इंडिया के किसी ऐसे एरिया में जहां BNSS अप्लाई नहीं होता इशू किया जाता है, तो सेक्शन 321 एग्जीक्यूशन, सेक्शन 322 पार्टीज एग्जामिनेशन और सेक्शन 323 रिटर्न ऑफ कमीशन के रूल्स उस पर भी लागू होंगे जैसे वो नॉर्मल सेक्शन 319 के अंडर कमीशन पर लागू होते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 द कोर्ट, जजेस एंड मजिस्ट्रेट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर ए एनी कोर्ट, judge or magistrate exercising jurisdiction within an area in India to which this Sanhita does not extend, as the central government may by notification specify in this behalf. B. Any court, judge or magistrate exercising jurisdiction in any such country or place outside India, as the central government may by notification specify in this behalf, and having authority under the law in force in that country or place to issue commission for the examination of witnesses in relation to criminal matters. सबसेक्शन 2 बात करता है कि ये कोर्ट्स, जजेस और मजिस्ट्रेट दो टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1, इंडिया के ऐसे एरियाज में जहां BNSS अप्लाई नहीं करती और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करे। दूसरा, भारत के बाहर की कंट्रीज या प्लेस पे जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किए हैं और वो कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट अपने लॉ के अंडर विटनेस एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करने की अथॉरिटी रखते हों। सिंपल शब्दों में सेक्शन 325 इंश्योर करता है कि फॉरेन और आउट ऑफ BNSS एरिया कमीशन का एग्जीक्यूशन, एग्जामिनेशन और रिटर्न प्रोसेस लीगली प्रॉपर, कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया के अंदर नॉर्मल कमीशन हैंडल होते हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 326 डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। सेक्शन 326 बताता है कि मेडिकल विटनेसेस के डिपोजिशन जैसे सिविल सर्जन, अन्य मेडिकल एक्सपर्ट जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए हों या कमीशन के अंडर लिए गए हों, ट्रायल में एविडेंस के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं, चाहे वो डिपोनेंट खुद विटनेस के रूप में प्रेजेंट ना हो। इससे ट्रायल में मेडिकल एग्जामिनेशन का यूज़ पॉसिबल हो जाता है, इवन इफ द मेडिकल एक्सपर्ट पर्सनली अपीयर ना करे। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 326 डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। सबसेक्शन 1 द डिपोजिशन ऑफ सिविल सर्जन और अदर मेडिकल विटनेस taken and attested by a magistrate in the presence of the accused or taken on commission under this chapter may be given
in evidence in any inquiry, trial or other proceedings under this Sanhita, although the deponent is not called as a witness. सेक्शन 326 बात करता है कि किसी सिविल सर्जन या किसी मेडिकल विटनेस के डिपोजिशन लिए गए हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने, एक्यूज्ड के प्रेजेंस में लिए गए हों या कमीशन के थ्रू, तो वो डिपोजिशन एविडेंस के तौर पर यूज किए जा सकते हैं किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में अंडर दिस संहिता, भले ही उस मेडिकल विटनेस को कोर्ट में पर्सनली सम्मन न किया गया हो. आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, the court may, if he thinks fit, and shall on the application of the prosecution or the accused, summons and examine any such deponent as to the subject matter of the deposition. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोर्ट चाहे या अगर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड की रिक्वेस्ट हो तो कोर्ट उस मेडिकल विटनेस को सम्मन करके पर्सनली एग्जामिन कर सकती है और डिपोजिशन के सब्जेक्ट मैटर पर एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकती है. सिंपल शब्दों में सेक्शन 326 एंश्योर करता है कि मेडिकल एविडेंस को ट्रायल में फॉर्मली इंक्लूड किया जा सके और जरूरत पड़ने पर मेडिकल विटनेस को पर्सनली भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सके ताकि केस के फैक्ट्स एक्यूरेट और क्रेडिएबल रहें. आफ्टर दैट सेक्शन 327 आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. सेक्शन 327 बताता है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन या प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन के रिपोर्ट बनाए हों तो वो रिपोर्ट ट्रायल में एविडेंस के रूप में यूज किए जा सकते हैं, चाहे मजिस्ट्रेट खुद विटनेस के रूप में रिप्रेजेंट ना हो. ये एंश्योर करता है कि आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट एडमिसिबल हो ट्रायल में. लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 327 आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. Subsection 1, any document purporting to be report of identification under the hand of an executive magistrate in respect of a person or property may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, although such magistrate is not called as witness, provided that where such report contains a statement of any suspect or witness to which the provision of section 19, section 26, 27, 158 or section 160 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 apply, such statement shall not be used under this subsection except in accordance with the provisions of those sections. सेक्शन 327 कहता है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन या प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन या रिपोर्ट बनाए हैं और साइन किए हैं तो वो रिपोर्ट एविडेंस के तौर पर यूज किए जा सकते हैं किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग्स में अंडर दिस संहिता, भले ही उस मजिस्ट्रेट को कोर्ट में पर्सनली सम्मन ना किया गया हो. लेकिन अगर उस रिपोर्ट में किसी सस्पेक्ट या विटनेस के स्टेटमेंट हैं जहां सेक्शन 19, 26, 27, 158 या 160 लागू होते हैं तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट सिर्फ उन सेक्शंस के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही यूज किए जा सकते हैं. आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट and shall on the application of the prosecution or of the accused summon and examine such magistrate as to subject matter of said report. सबसेक्शन 2 कहता है कि कोर्ट चाहे तो या अगर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड की रिक्वेस्ट हो तो मजिस्ट्रेट को सम्मन करके पर्सनली एग्जामिन कर सकती है और रिपोर्ट के सब्जेक्ट पर एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकती है. सिंपल शब्दों में सेक्शन 327 इंश्योर करता है कि मजिस्ट्रेट की आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट को ट्रायल में फॉर्मली यूज किया जा सके, जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट को पर्सनली पूछा जा सके ताकि केस का एविडेंस एक्यूरेट और लीगली वैलिड रहे. अब बात करते हैं सेक्शन 328 की, एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट. सेक्शन 328 बताता है कि अगर किसी गैजेटेड ऑफिसर ने मिंट, नोट प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, फोरेंसिक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट या स्टेट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के अंडर किसी मैटर का रिपोर्ट बनाया हो तो वो रिपोर्ट ट्रायल में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है, चाहे ऑफिसर खुद पर्सनली विटनेस ना बने. इसका मकसद ये है कि टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट्स ट्रायल में एडमिसिबल हो सकें. लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 328 एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट. सबसेक्शन 1, एनी डॉक्यूमेंट purporting to be report under the hand of gazetted officer of any mint or any note printing press or of any security printing press, including the officer of the controller of stamps and stationery, or of any forensic departments or division of forensic science laboratory, or any government examiner of question document or any state examiner of question document, as the central government may by notification specify in this behalf upon any matter of thing duly submitted to him for examination and report in the course of any proceeding under this Sanhita may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, although such officer is not called as a witness.
सेक्शन 328 कहता है कि अगर गैजेटेड ऑफिसर जैसे मिंट, नोट प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प एंड स्टेशनरी, फोरेंसिक डिपार्टमेंट, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट या स्टेट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स ने कोई ऑफिशियल रिपोर्ट बनाई है किसी केस के एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो रिपोर्ट एविडेंस के तौर पर यूज की जा सकती है किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में अंडर दिस संहिता, भले ही उस ऑफिसर को कोर्ट में बुलाया ना गया हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट summon and examine any such officer as to the subject matter of his report, provided that no such officer shall be summoned to produce any records on which the report is based। सबसेक्शन 2 कहता है कि कोर्ट पहले तो ऐसे ऑफिसर को सम्मन करके पर्सनली एग्जामिन कर सकती है उनके रिपोर्ट के सब्जेक्ट पर, लेकिन उनसे उनके रिकॉर्ड्स मंगवा नहीं सकती जिनके बेसिस पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, without prejudice to the provisions of section 129 and 130 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, no such officer shall, except with permission of the general manager or any officer in charge of any mint or of any note printing press or of any security printing press or of any forensic department or any officer in charge of forensic science laboratory or of the government examiner of question document organization or of the state examiner of question documents organized be permitted: A, to give any evidence derived from any unpublished official records on which the report is based, or B, to disclose the nature of the particulars of any test applied by him in the course of the examination of the matter or thing। सबसेक्शन 3 के मुताबिक जब तक जनरल मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मिंट, प्रेस, फोरेंसिक लैब एक्सेट्रा की परमिशन ना मिले, तब तक ऐसे ऑफिसर्स ए अपने अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड के बेसिस पर कोई एविडेंस नहीं दे सकते, और बी, उन्होंने जो टेस्ट या मेथड यूज किए हैं एग्जामिनेशन के दौरान उसका नेचर या डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड सेक्शन 328 एंश्योर करता है कि मिंट, फोरेंसिक और प्रिंटिंग प्रेस ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स डायरेक्टली एविडेंस के रूप में यूज हो सके, लेकिन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और ऑफिशियल सेक्रेसी प्रोटेक्टेड रहे। इससे इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस दोनों एफिशिएंट और सिक्योर बनते हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 329, रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। सेक्शन 329 बताता है कि अगर किसी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट ने किसी मैटर या आइटम के एग्जामिनेशन या एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाई हो, तो वो रिपोर्ट ट्रायल में एविडेंस के रूप में यूज की जा सकती है। कोर्ट डिस्क्रिशन के साथ एक्सपर्ट को पर्सनली सम्मन कर सकता है, या फिर अगर एक्सपर्ट फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता तो वो अपने रिस्पॉन्सिबल सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूटाइज करके कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 329, reports of certain government scientific experts. Subsection 1, any document purporting to be report under the hand of a government scientific expert to whom this section applies upon any matter or thing duly submitted to him for examination or analysis and report in the course of any proceeding under this Sanhita may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita। सेक्शन 329 कहता है कि अगर किसी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट जैसे फोरेंसिक, केमिकल, एक्सप्लोजिव, फिंगरप्रिंट या सेरोलॉजी एक्सपर्ट ने किसी केस के दौरान रिपोर्ट बनाई है किसी मैटर या चीज के एग्जामिनेशन या एनालिसिस के बारे में, तो वो रिपोर्ट डायरेक्टली एविडेंस के रूप में यूज की जा सकती है किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में अंडर दिस संहिता। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, the court may, if it thinks fit, summon and examine any such expert as to the subject matter of the report। कोर्ट चाहे तो ऐसे एक्सपर्ट को सम्मन करके पर्सनली एग्जामिन कर सकती है उनके रिपोर्ट के सब्जेक्ट पर। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, where any such expert is summoned by a court and he is unable to attend personally, he may, unless the court has expressly directed him to appear personally, depute any responsible officer working with him to attend the court, if such officer is conversant with the facts of the case and can satisfactorily dispose in court on his behalf। सबसेक्शन 3 कहता है अगर एक्सपर्ट पर्सनली कोर्ट नहीं आ सकता तो वो अपना कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर भेज सकता है जो उसके साथ काम करता हो और केस के फैक्ट्स से फैमिलियर हो और कोर्ट में उसकी तरफ से सही तरह से डिपोजिशन दे सकता हो जब तक कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक्सपर्ट को पर्सनली बुलाने का ऑर्डर ना दिया हो।
After that, subsection 4. This section applies to the following government scientific experts, namely: number 1, any chemical examiner or assistant chemical examiner to government. B, the chief controller of explosives. C, the director of the fingerprint bureau. D, the director, Hapkin Institute, Bombay. E, the director and deputy director or assistant director of a central forensic science laboratory or a state forensic science laboratory. F, the serologist to the government. G, any other scientific expert specified or certified by notification by the state government or the central government for this purpose. सबसेक्शन 4 लिस्ट करता है कि ये सेक्शन किन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स पर अप्लाई होते हैं, जैसे कि ए, केमिकल एग्जामिनर या असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर. बी, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स. सी, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो. डी, डायरेक्टर हैपकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे. ई, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनी सेंट्रल स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. एफ, सीरियोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट. और जी, कोई दूसरा साइंटिफिक एक्सपर्ट जिसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई करे. सिंपल शब्दों में सेक्शन 329 इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स डायरेक्टली एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट हो सके और अगर जरूरत हो तो एक्सपर्ट या उसका कॉम्पिटेंट ऑफिसर कोर्ट में क्लैरिफाई कर सके. इससे साइंटिफिक एविडेंस जल्दी और रिलायबल तरीके से यूज किए जा सकते हैं बिना अननेसेसरी डीले के. आफ्टर दैट, सेक्शन 330, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. सेक्शन 330 बताता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल किया जाए प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के द्वारा, तो उस डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर्स को लिस्ट में इंक्लूड करना जरूरी है. पार्टीज को एडमिट या डिनाई करना होगा डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस के बारे में, नॉर्मली 30 दिन के अंदर. अगर जेन्युइननेस डिस्प्यूट नहीं है तो डॉक्यूमेंट ट्रायल में विदाउट फॉर्मल प्रूफ रीड किए जा सकते हैं. इससे ट्रायल प्रोसेस एफिशिएंट और स्पीडी बनता है. लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 330, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. सबसेक्शन 1, वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन or the accused, the particulars or of every such document shall be included in the list, and the prosecution or the accused or the advocate for the prosecution or the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such document soon after supply of such documents, and is no case later than 30 days after such supply, provided that the court may in its discretion relax the time limit with the reasons to be recorded in writing. Provided further that no expert shall be called to appear before the court unless the report of such expert is disputed by any of the parties to the trial. सेक्शन 330 कहता है कि जब प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल करता है तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के पर्टिकुलर्स एक लिस्ट में लिखने होंगे. उसके बाद कोर्ट प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड या उनके एडवोकेट को बोलेगी कि वो हर डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस एडमिट या डिनाई करे, मतलब ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नहीं. ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट मिलने के तुरंत बाद करनी चाहिए और मैक्सिमम 30 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए. के अलावा प्रोविजो बात करता है कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से लिखित रीजंस देकर ये टाइम लिमिट एक्सटेंड भी कर सकती है. दूसरा प्रोविजो बात करता है अगर एक्सपर्ट रिपोर्ट फाइल की गई है जैसे फोरेंसिक या केमिकल रिपोर्ट, तो उस एक्सपर्ट को तभी कोर्ट में बुलाया जाएगा जब उसकी रिपोर्ट पर किसी पार्टी ने डिस्प्यूट किया हो, मतलब अगर दोनों पार्टी एग्री हैं तो एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है. आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी इन सच फॉर्म एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड. स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के जरिए ये भी डिसाइड करेगी कि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के फॉर्मेट कैसा होगा. आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, वेयर द जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड, सच डॉक्यूमेंट मे बी रीड इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, trial or other proceeding under this Sanhita without proof of signature of the person by whom it purports to be signed, provided that the court may in its discretion require such signature to be proved. सबसेक्शन 3 कहता है अगर किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली एविडेंस के रूप में रीड किया जा सकता है बिना उस पर सिग्नेचर प्रूफ किए, लेकिन अगर कोर्ट को जरूरत लगे तो वो सिग्नेचर का प्रूफ मंगवा सकती है. इन सिंपल वर्ड, सेक्शन 330 का पर्पस है कि कोर्ट प्रोसीडिंग को सिंप्लीफाई करना ताकि अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली एविडेंस माना जा सके और एक्सपर्ट विटनेस तभी बुलाए जाएं जब उनके रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन हो. इससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों बचते हैं. अब बात करते हैं सेक्शन 331 की. सेक्शन 331 बताता है कि जब किसी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के बारे में एलिगेशन फाइल किए जाते हैं तो एप्लीकेंट अपने फैक्ट्स एफिडेविट के थ्रू एविडेंस के रूप में प्रेजेंट कर सकता है.
इसके अलावा कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो डिसाइड कर सकता है कि एविडेंस एफिडेविट के थ्रू ही दिए जाएं। Let's read the section for better understanding. Section 331 Affidavit in proof of conduct in public servants. When any allegation is made to any court in the course of any inquiry, trial, or other proceeding under this Sanhita, any allegation are made therein respecting any public servant, the applicant may give evidence of the facts alleged in application by affidavit, and the court may, if it thinks fit, order that evidence relating to such facts be so given. सेक्शन 331 कहता है कि अगर किसी इंक्वायरी, ट्रायल या किसी और प्रोसीडिंग के दौरान किसी एप्लीकेशन में किसी पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट, व्यवहार या काम करने के तरीके के बारे में कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं, तो एप्लीकेंट उन फैक्ट्स का सबूत एफिडेविट के जरिए दे सकता है। तो पत्र के रूप में कोर्ट के पास भी ये पावर्स होती हैं कि अगर उसे लगे कि जरूरत है तो वो ऑर्डर दे सकती है कि ऐसे एलिगेशन से रिलेटेड एविडेंस एफिडेविट के फॉर्म में ही दिए जाएं। सिंपल शब्दों में, जब किसी पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट पर सवाल उठता है तो कोर्ट एफिडेविट के माध्यम से उन फैक्ट्स के प्रूफ एक्सेप्ट कर सकती है ताकि प्रोसेस फास्ट और फॉर्मल हो। आफ्टर दैट सेक्शन 332 एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। सेक्शन 332 बताता है कि अगर किसी पर्सन का एविडेंस फॉर्मल कैरेक्टर का हो, मतलब रूटीन, ऑफिशियल या प्रोसीजरल नेचर का, तो उसका एविडेंस एफिडेविट के थ्रू दिया जा सकता है और ट्रायल में रीड किया जा सकता है। कोर्ट की डिस्क्रिशन है, पार्टीज के रिक्वेस्ट पर एफिडेविट देने वाले पर्सन को सम्मन करके एग्जामिन भी किया जा सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 332 एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। सबसेक्शन 1 द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ अ फॉर्मल कैरेक्टर may be given by affidavit and may, subject to all just exceptions, be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this संहिता। सेक्शन 332 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का एविडेंस सिर्फ फॉर्मल नेचर का है, मतलब उसका स्टेटमेंट केस के मेन फैक्ट्स पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता बल्कि सिर्फ प्रोसीजरल या टेक्निकल कंफर्मेशन देता है, तो उसका एविडेंस एफिडेविट के जरिए दिया जा सकता है। ऐसे एफिडेविट को कोर्ट किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में रीड कर सकती है जब तक कोई वैलिड ऑब्जेक्शन ना हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 द कोर्ट में, इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड, सम्मन एंड एग्जामिन एनी सच पर्सन एज टू द फैक्ट्स कंटेन्ड इन हिज एफिडेविट। सबसेक्शन 2 कहता है अगर कोर्ट को लगे कि जरूरत है, प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड में से कोई पार्टी रिक्वेस्ट करे, तो कोर्ट उस व्यक्ति को बुलाकर उस एफिडेविट के कंटेंट्स पर पूछताछ कर सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 332 एक कन्वीनियंट प्रोविजन है जो कोर्ट को अलो करता है कि फॉर्मल एविडेंस जैसे क्लैरिकल वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा एफिडेविट के थ्रू लिया जा सके ताकि ट्रायल फास्ट और एफिशिएंट हो बिना अननेसेसरी डिले के। आफ्टर दैट सेक्शन 333 ऑथोरिटीज बिफोर हुम एफिडेविट में बी स्वॉर्न। सेक्शन 333 बात करता है कि जो एफिडेविट्स कोर्ट में यूज किए जा रहे हैं उन्हें स्वॉर्न या अफर्म्ड करने के लिए किन अथॉरिटीज के सामने जा सकते हैं। ये सेक्शन ये भी क्लैरिफाई करता है कि एफिडेविट में सिर्फ वही फैक्ट्स होने चाहिए जो डिपोनेंट को पर्सनली पता हैं या जिनके बारे में उसके रीजनेबल बिलीफ हैं, और इररिलेवेंट या स्कैंडलस मैटर कोर्ट रिमूव कर सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 333 ऑथोरिटीज बिफोर हुम एफिडेविट में बी स्वॉर्न। Subsection 1 Affidavit to be used before any court under this Sanhita may be sworn or affirmed before A. Any judge or judicial or executive magistrate, or B. Any commissioner of oaths appointed by the High Court or Court of Session, or C. Any notary appointed under the Notaries Act 1952। सेक्शन 333 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी कोर्ट के सामने एफिडेविट यूज करना है अंडर दिस संहिता, तो वो एफिडेविट सिर्फ ऑथोराइज्ड अथॉरिटी के सामने ही बनाया जा सकता है। ये अथॉरिटीज हैं, नंबर 1 कोई भी जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बी कोई भी कमिश्नर ऑफ ओथ्स जिसे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने अपॉइंट किया गया हो, नंबर सी कोई भी नोटरी पब्लिक जो नोटरीज एक्ट 1952 के तहत अपॉइंटेड हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू and shall state separately such facts as the deponent is able to prove from the own knowledge and such facts as he has reasonable ground to believe to be true. In the latter case, the deponent shall clearly state the grounds of such belief. सबसेक्शन 2 बात करता है कि एफिडेविट में लिखे गए फैक्ट्स 2 तरह के होने चाहिए। वो बातें जिनका डिपोनेंट, एफिडेविट देने वाला, अपने खुद के नॉलेज से सबूत दे सकता है,
और दूसरा वो बातें जिनका सच होने का उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने का। लेकिन अगर कोई बात सिर्फ बिलीव पर बेस्ड है तो उस बिलीफ का रीजन क्लियरली लिखना जरूरी है। After that, subsection 3, the court may order any scandalous and irrelevant matter in the affidavit to be struck out or amended. सबसेक्शन 3 कहता है कि कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर किसी एफिडेविट में इररेलेवेंट या स्कैंडलस मैटर लिखा हो, मतलब कोई गलत, बेकार या बदनाम करने वाली बातें, वो कोर्ट उसे स्ट्राइक आउट या करेक्ट या अमेंड करने का ऑर्डर दे सकता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 333 बताता है कि कौन एफिडेविट एडमिनिस्टर कर सकता है, कैसे लिखना चाहिए और कोर्ट को क्या पावर है एफिडेविट में कुछ गलत लिखा हो उसे करेक्ट या स्ट्राइक आउट करने का। बात करेंगे सेक्शन 334 की, प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव्ड। सेक्शन 334 बात करता है कि पहले की कन्विक्शन या एक्विटल को ट्रायल, इंक्वायरी या प्रोसीडिंग में कैसे प्रूव किया जा सकता है। ये प्रूव करने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या सर्टिफिकेट्स का यूज किया जा सकता है और साथ में एक्यूज्ड की आइडेंटिटी प्रूफ भी होनी चाहिए। Let's read the section for better understanding. Section 334, previous conviction or acquittal how proved. In any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, a previous conviction or acquittal may be proved in addition to any other mode provided by any law for the time being in force. A. By an extract certified under the hand of the officer having the custody of the records of the court in which such conviction or acquittal was held, to be a copy of the sentence or order, or B. In case of a conviction, either by certificate signed by the officer in charge of the jail in which the punishment or any part thereof was undergone, or by production of the warrant of commitment under which the punishment was suffered, together with, in each of such cases, evidence as to the identity of the accused person with the person so convicted or acquitted. सेक्शन 334 बात करता है कि अगर किसी केस में ये प्रूव करना हो कि एक्यूज्ड पहले किसी केस में कन्विक्ट, दोषी ठहराया गया है या एक्विट, बरी कर दिया गया है, तो उसका सबूत कैसे दिया जा सकता है। कोर्ट के सामने ये बात दो तरीके से प्रूव की जा सकती है। पहला तरीका, उस कोर्ट के रिकॉर्ड से सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट, ऑफिशियल कॉपी प्रोड्यूस करके जहां पहली कन्विक्शन या एक्विटल हुआ था। ये सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड ऑफिसर के सिग्नेचर से वेरीफाइड होनी चाहिए। दूसरा तरीका, अगर बात कन्विक्शन की है तो प्रूफ दिया जा सकता है या तो जेल के ऑफिसर के सर्टिफिकेट से जहां एक्यूज्ड ने अपनी सजा भोगी हो, या फिर वारंट ऑफ कमिटमेंट जो सजा सर्व करने के लिए इशू होती है को प्रोड्यूस करके। इन दोनों सिचुएशंस में एक एक्स्ट्रा प्रूफ भी देना होता है, ये दिखाने के लिए जो एक्यूज्ड अब केस में है वही व्यक्ति ही पहले कन्विक्ट या एक्विट किया गया था। सिंपल शब्दों में सेक्शन 334 का पर्पस है कि इंश्योर करना कि पहले कन्विक्शन या एक्विटल के रिकॉर्ड ऑथेंटिक तरीके से प्रूव किए जाएं ताकि कोई गलत आइडेंटिटी या फेक रिकॉर्ड यूज ना हो। बात करते हैं सेक्शन 335 की, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। सेक्शन 335 बताता है कि अगर एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड कर रहा है या ऑफेंस अननोन पर्सन के द्वारा हुआ हो तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को नॉन अपीयरेंस में डिपोजिशन रिकॉर्ड कर सकती है। ये डिपोजिशन फ्यूचर ट्रायल में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है, स्पेशली जब विटनेस डेड हो, इनकैपेबल हो, अनअवेलेबल हो, विदाउट अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंसेस। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 335, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। Subsection 1. If it is proved that an accused person has absconded and that there is no immediate prospect of arresting him, the court competent to try or commit for trial such person for the offence complained of any. In his absence, examine the witness, if any, produced on behalf on prosecution and record their deposition, and any such deposition may, on the arrest of such person, be given in evidence against him on the inquiry into or trial for the offence with which he is charged, if the deponent is dead or incapable of giving evidence or cannot be found or his presence cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstances of the case would be unreasonable. सेक्शन 335 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर एक्यूज्ड भाग गया हो और तुरंत अरेस्ट का कोई चांस ना हो तो कोर्ट जो उसके ट्रायल के लिए कॉम्पिटेंट है, एक्यूज्ड की नॉन अटेंडेंस में भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन कर सकती है और उसके डिपोजिशन रिकॉर्ड कर सकती है। ये रिकॉर्ड डिपोजिशन लेटर यूज किया जा सकता है जब एक्यूज्ड पकड़ा जाए और कोर्ट में ट्रायल या इंक्वायरी हो। कंडीशन ये है कि विटनेस डिपोनेंट या तो डेड हो या इनकैपेबल हो एविडेंस देने के लिए, या नहीं मिल रहा हो, या उसकी अटेंडेंस
प्रोक्योर करना डिले, खर्चा या इनकन्वीनियंस क्रिएट करे जो अनरीजनेबल हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, if it appears that an offense punishable with death or imprisonment for life has been committed by some person or persons unknown, the High Court or the Session Judge may direct that any magistrate of the first class shall hold an inquiry and examine any witnesses who can give evidence concerning the offense, and any depositions so taken may be given in evidence against any person who is subsequently accused of the offense, if the deponent is dead or incapable of giving evidence or beyond the limits of India. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई सीरियस ऑफेंस, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी अननोन पर्सन के द्वारा कमिट हुआ हो तो हाई कोर्ट या सेशन जज ऑर्डर दे सकता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करे और जो भी विटनेसेस हों जो एविडेंस दे सकते हैं उनको एग्जामिन करे। ये डिपोजिशन लेटर एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है अगेंस्ट किसी पर्सन को जो फ्यूचर में इस ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड बनाया जाता है, अगर डिपोनेंट डेड हो, इनकैपेबल हो या इंडिया के लिमिट्स के बाहर हो। सिंपल शब्दों में सेक्शन 335 इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड एब्सेंट होने पर भी केस के एविडेंस रिकॉर्ड हो सकें ताकि जस्टिस डिले ना हो और फ्यूचर ट्रायल में एविडेंस वैलिड और एडमिसिबल रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 336, एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 336 बात करता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट या मेडिकल ऑफिसर के डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट एविडेंस के लिए यूज होने हैं और वो ऑफिसर ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया या मर गया या फिर नहीं मिल रहा, इनकैपेबल है या उसे बुलाना डिले क्रिएट करेगा, तो कोर्ट उस ऑफिसर के सक्सेसर से डिपोजिशन ले सकती है। ऑफिसर को तभी बुलाया जाएगा अगर किसी पार्टी ने रिपोर्ट पर डिस्प्यूट किया हो। ये डिपोजिशन ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू भी किया जा सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 336, एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट, पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। Where any document or report prepared by any public servant, scientific expert, or medical officer is purported to be used as evidence in any inquiry, trial, or other proceeding under this Sanhita, and 1. Such public servant, expert, or officer either transferred, retired, or dead, or 2. Such public servant, expert, or officer cannot be found or is incapable of giving deposition, or 3. Securing presence of such public servant, expert, or officer is likely to cause delay in holding the inquiry, trial, or other proceeding. The court shall secure presence of successor office of such public servant, expert, or officer who is holding that post of the time of such deposition to give deposition on such document or report. सेक्शन 336 बात करता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट या मेडिकल ऑफिसर के डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट एविडेंस के तौर पर यूज होना है किसी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में अंडर दिस संहिता, और अगर वो ऑफिसर ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो जाए या डिसीज्ड हो जाए, नहीं मिल रहा या इनकैपेबल है डिपोजिशन देने के लिए, उसकी प्रेजेंस अरेंज करना डिले या इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है, तो कोर्ट का काम है कि उस ऑफिसर के सक्सेसर यानी जो ऑफिसर अब उस पोस्ट पर हो उसे डिपोजिशन ले उस डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट के बारे में। आफ्टर दैट, प्रोवाइडेड दैट no public servant, scientific expert, or medical officer shall be called to appear before the court unless the report of such public servant, scientific expert, or medical officer is disputed by any of the parties of the trial or other proceedings, and provided further that the deposition of such successor public servant or expert or officer may be allowed through audio video electronic means. जो 1 बात करता है कि कोई ऑफिसर तभी पर्सनली कोर्ट में बुलाया जाएगा जब उसकी रिपोर्ट पर ट्रायल के किसी पार्टी ने डिस्प्यूट किया हो। अगर रिपोर्ट अनडिस्प्यूटेड है तो ऑफिसर को बुलाने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रोविजो बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस ये भी कहते हैं कि सक्सेसर ऑफिस के डिपोजिशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू लिए जा सकते हैं ताकि ट्रायल एफिशिएंट और फास्ट रहे। इन सिंपल वर्ड, सेक्शन 336 इंश्योर करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स, एक्सपर्ट और मेडिकल ऑफिसर के रिपोर्ट के एविडेंस कोर्ट में यूज हो सके, इवन अगर ओरिजिनल ऑफिसर अवेलेबल ना हो और ट्रायल का प्रोसेस डिले फ्री और लीगली वैलिड रहे। सेट फॉर टुडे, ये था चैप्टर 25 का समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताएं आपको कौन से टॉपिक या सेक्शन नेक्स्ट समझने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 26 ऑफ BNSS